आपकी कुंडली में चंद्र खराब है, खराब फल दे रहा है। आप उपाय भी कर रहे हैं, हर प्रकार का वह उपाय कर रहे हैं जो आपके ज्योतिष मित्र ने आपको बताया है, लेकिन आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपके ज्योतिष मित्र वह बात आपको बताना भूल गए जो आपको खराब चंद्र के दौरान नहीं करनी चाहिए। यानी ऐसी वो गलतियां जो आपको अपने खराब चंद्र के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, वैसे तो सामान्य तौर पर भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब चंद्र के खराब फल मिल रहे हैं तब तो भूल के भी नहीं। आइए आज के वीडियो में हम उन्हीं गलतियों की, उन्हीं सावधानियों की चर्चा करेंगे। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपका ज्योतिष मित्र राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे इस चैनल पर हम लोग ज्योतिष शास्त्र के ऊपर चर्चा करते हैं और ज्योतिष शास्त्र की गहराई में चर्चा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के हम सभी पहलुओं को धीरे धीरे आप लोगों के समक्ष खोलते चले जा रहे हैं। वो पहलू जो अभी तक अनछुए हैं, क्योंकि आपकी कुंडली आप विश्लेषित करवा लेते हैं, उपाय भी आपको बता दिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा छूट जाता है जो आपको नहीं बता पाते हैं, तो आपके उपाय भी आपके साथ में कार्य नहीं करते हैं। जी हाँ, हम लोग उपायों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज उन सब बातों के ऊपर चर्चा करेंगे जो आपके खराब चंद्र को और अधिक खराब करते हैं। जी हाँ, आज हम जो ग्रह के उपाय हम आपको बता रहे हैं, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चंद्र के खराब फलों की बात करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व के 2 वीडियो में चंद्र के बारे में बात की है। यदि आपके पास कुंडली नहीं है तो आप किस प्रकार समझ सकते हैं कि आपके जीवन में चंद्र के खराब फल आ रहे हैं, और यदि आपके पास कुंडली है तो कुंडली में किस प्रकार समझ सकते हैं कि आपका चंद्र आपको खराब फल दे रहा है, अशुभ फल दे रहा है, पीड़ित है, निर्बल है। यह चर्चाएं हम पिछले 2 वीडियो में कर चुके हैं। अब प्रश्न यह उठता है, कई लोगों से यह प्रश्न आता है कि हम चंद्र के लगातार उपाय कर रहे हैं लेकिन स्थितियों में सुधार नहीं होता है। क्या कारण है, क्यों नहीं होता है? यदि आप पूर्ण श्रद्धा के साथ किसी उपाय को कर रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ किसी उपाय को कर रहे हैं, तो वह कौन सी गलतियां हैं जो आपसे हो रही हैं और आपको उन उपायों के फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। हम यह नहीं कहते हैं कि आपने जिस ज्योतिष मित्र को अपनी कुंडली दिखाई है उन्होंने आपको गलत उपाय बताए हैं। यह संभव ही नहीं है, क्योंकि शास्त्रोक्त उपाय ही आपको बताए जाते हैं। होता यह है कि वहां चूक सिर्फ इतनी होती है कि आपको यह बताना भूल जाते हैं कि आपको कौन सी वह गतिविधियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। यदि आप उन गतिविधियों में संलिप्त होते हैं तो आपका चंद्र आपको और अधिक खराब फल देने लगता है, और ऐसे में आपके किए हुए उपाय निरर्थक हो जाते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के जो भी वीडियोस हमारे ग्रहों के उपाय की श्रृंखला में हैं, वह सभी आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। साथ ही साथ जो भी हमारी पूर्व की श्रृंखलाएं हैं जो चल रही हैं, वर्तमान में भी चल रही हैं, जिनके अंदर हम लगातार आपको कुछ ना कुछ विषय दे रहे हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान आपके लिए इकट्ठा करके आप तक पहुंचा रहे हैं, वह सभी श्रृंखलाएं हमारी जो चल रही हैं, उनके वीडियोस भी आप जगह जगह पर आई बटन में भी देख सकते हैं, और एंड स्क्रीन में भी हम जो डालते हैं आप वहां से भी हमारे चैनल को समझ सकते हैं। और यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, सटीकता के नज़दीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको समय से प्राप्त हो सकें। आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज हमारा विषय है
कि चंद्र के खराब फलों के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, तो उन उपायों के दौरान या चंद्र जब खराब है इस दौरान हमें कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए और वह कौन से कार्य हैं जो हमें करने चाहिए। चंद्र से संबंधित कुछ ऐसे दोष हैं जो हमने पिछले वीडियोस में आपको नहीं बताए हैं, हम यहाँ उनकी भी चर्चा करते हैं कि वह कौन कौन से दोष हैं जिनसे आपका चंद्र खराब होता है और उन्हें सुधारने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। साथ ही साथ हम उन सभी गलतियों की बात करेंगे जो आप अक्सर करते हैं और चंद्र के आप उपाय करते हुए भी उसके फल प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो चंद्र के जो दोष हैं उनमें से आपको कुछ दोष आपने नाम सुने होंगे कि मद्रुम दोष है। मद्रुम दोष आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है तो उससे संबंधित आपको खराब फल प्राप्त होंगे। यदि विष दोष आपकी कुंडली में बनता है, यानी हमने पिछले वीडियो में यह चर्चा की कि शनि चंद्र के साथ किसी भी भाव में स्थित है तो वह विष दोष का निर्माण करता है। कई परिस्थितियों में यह विष दोष जातक की कुंडली में निष्प्रभावी होता है, लेकिन कई परिस्थितियों में यह विष दोष पूर्ण रूप से प्रभावी होता है। शनि का चंद्र के साथ में बैठना किसी भी भाव में पहली बात तो मन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। फिर भाव, जिस भाव में वो बैठा है उस भाव का संबंध लग्न से किस प्रकार का है, लग्नेश से किस प्रकार का है, शनि से उस भाव का संबंध किस प्रकार का है। इन सब बातों को समझते हुए हम यह समझेंगे कि शनि वहां पर किस प्रकार के फल दे सकता है। चंद्र के साथ बैठा है, जाहिर सी बात है कि वह आपकी राशि होगी, लग्न आपका कुछ भी हो सकता है। यहां पीड़ा चंद्र को हो रही है तो हम चंद्र को समझेंगे। तो यहां किसी भी घर से, तो यहां किसी भी भाव से संबंधित जो फल होते हैं वह आप समझ सकते हैं कि यहां पर आपको खराब फल प्राप्त हो रहे हैं। भाव कोई भी हो, उस भाव से संबंधित खराब फल विष दोष में आपको प्राप्त होते हैं। तो विष दोष के दौरान आपको क्या उपाय करने चाहिए वह हम चर्चा करेंगे। फिर बात करते हैं ग्रहण दोष की। ग्रहण दोष का सीधा सीधा मतलब है कि सूर्य और चंद्र दोनों ही राहु केतु के एक्सिस में आ गए हैं, यानी कि दोनों ही राहु केतु के बराबर की डिग्री पे आ चुके हैं, तभी ग्रहण लगता है। और उसके अंदर हम सूतक जब गिनते हैं तो चंद्र की गतिविधियों को देखते हुए, क्योंकि चंद्र सबसे ज़्यादा तेज चलने वाला ग्रह है, चंद्र की गतिविधियों को देखते हुए सूतक जिस वक्त लगता है पंचांग अनुसार, तभी से हम उसे ग्रहण काल मान लेते हैं। तो ग्रहण काल के दौरान यदि आपका जन्म हुआ है तब आप किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करेंगे। कई ऐसे योग बनते हैं जहां ग्रहण काल में जन्म हुए जातक अच्छी परिस्थितियों में भी होते हैं। हम हर जातक के साथ में एक ही बात नहीं कर सकते हैं, हर जातक की अलग अलग परिस्थितियां बनती हैं, वह कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करने के बाद ही समझ में आता है। अब यदि हम बात करें विष दोष की, यदि आप विष दोष से बचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किस प्रकार के उपाय करने चाहिए। चंद्र के उपाय हमने पिछले वीडियो में आपको बताए हैं कि चंद्र से संबंधित कौन से उपाय करने चाहिए। यहाँ चूंकि शनि के द्वारा विष दोष बन रहा है तो हमें यहाँ शनि से संबंधित उपाय भी करने होंगे। जब हम शनि का वीडियो डालेंगे वहाँ भी इन उपायों की चर्चा की जा सकती है, लेकिन यहाँ चूंकि विष दोष की बात हो रही है तो हम शनि के उपायों की बात करेंगे। तो सबसे पहला उपाय है, शनिवार के दिन पीपल या शमी के वृक्ष या पौधे के सामने, उनके नीचे आप तेल का दीपक जलाएंगे और तेल का दीपक सायंकाल में जलाना है, यानी कि हम 2 बजे के बाद की बात कर सकते हैं, या यदि सूर्यास्त के बाद यह दीपक जलाया जाए तो आपको प्रभाव और अधिक मिलता है। फिर हम बात करते हैं छायादान की। शनि के प्रभावों से बचने के लिए जातक को छायादान करना चाहिए। छायादान किस प्रकार किया जाता है? अक्सर जातकों को 7 शनिवार तक छायादान करने के लिए कहा जाता है। एक स्टील की कटोरी लेंगे, उसके अंदर
तिल का तेल, काली उड़द, एक लोहे की कील, एक सिक्का, यह सब लेकर जातक को अपना चेहरा उसके अंदर देखना है। तदोपरांत वह तेल शनि देव के मंदिर में, शनि देव के चरणों में चढ़ा देना है और कटोरी भी साथ ही छोड़ देनी है। यह आपका एक उपाय हुआ। इसी छायादान को यदि आप और अधिक प्रभावी बनाना चाहते हैं तो स्टील की कटोरी की जगह आप लोहे की कटोरी लें। लोहा मतलब लोहा, और यही क्रिया आपको लोहे की कटोरी के साथ करनी है। यहां आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। पहली बात तो लोहे की कटोरी में सारी सामग्री वही रहेगी जो हम स्टील की कटोरी में डाल रहे थे। फिर हम सायंकाल सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे जाएंगे। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर वहां एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। तदुपरांत वहीं बैठकर आपको शनिदेव के मंत्रों का जाप करना है। आप दोनों मंत्रों में से कोई भी ले सकते हैं जो ज़्यादातर सामान्य रूप से प्रचलित हैं, और इन मंत्रों का जाप यदि आप करने में असमर्थ हैं तो शनि चालीसा का पाठ करना है। यह करने के बाद वहां से आपको उठना है और आप इसे टोटका मान लीजिए, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपको जीवन भर छायादान करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप वहां से उठकर वापस चलते हैं तो पहली सावधानी यह है कि आपको पलटकर नहीं देखना है। दूसरी सावधानी यह है कि यदि रास्ते में कोई आपका परिचित, कोई आपका मित्र, कोई परिचित अपरिचित कोई भी यदि आपको आवाज लगाता है, आपको पुकारता है, तो आपको उसकी आवाज का जवाब नहीं देना है, उसकी तरफ देखना भी नहीं है। आप सीधे घर आ जाइए। घर की देहरी के अंदर आप प्रवेश कर जाइए, एक गिलास पानी पी लीजिए। फिर आप यदि चाहें तो अपने उस परिचित को मिलने जा सकते हैं, उसे अपनी समस्या सामान्य शब्दों में बता सकते हैं कि मैंने कोई क्रिया की थी, मैं उस क्रिया को करने के लिए बाध्य था, इसलिए मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे पाया। या आप कुछ भी उनसे कह सकते हैं। हमारी कोशिश तो यही रहती है कि आप झूठ ना बोलें, क्योंकि ग्रहों के खराब होने का एक कारण हमारा झूठ भी होता है। तो दूसरा उपाय यह हो गया, सावधानियां आपने समझ ही ली होंगी। तीसरा उपाय यह है कि हनुमान मंदिर में आप सेवा दें, जल का दान दें, तो आपको जो विष योग से संबंधित पीड़ा है वह कम हो जाएगी। चौथा उपयोग यह है कि केसर का तिलक लगाएं, टीका लगाएं। महिला पुरुष कोई भी हो, केसर का तिलक या टीका लगाने के लिए वह स्वतंत्र है। हनुमान जी के मंदिर में अक्सर यह देखा जाता है, कहते हैं कि महिलाओं के लिए प्रवेश वर्जित है। कोई बात नहीं, आप प्रवेश ना करें, आप सेवा तो दे सकती हैं। वहाँ की सफाई का कार्य, वहाँ आसपास के झाड़ू का कार्य, पोछे का कार्य, लोगों को वहाँ जल पिलाने का कार्य, यह तो महिलाएं भी कर सकती हैं। क्योंकि अलग अलग जगह पर, अलग अलग प्रांतों में कई जगह ऐसी परिस्थितियां हैं जहां हनुमान मंदिर में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता है। समझने वाली बात है। मेरी तो उन सभी धार्मिक लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक अनुरोध है कि क्या महिला के वहां जाने से किसी प्रकार की अपवित्रता आ सकती है? महिला मातृ रूप में जा सकती है, बेटी के रूप में जा सकती है, बहन के रूप में जा सकती है। बहुत से संबंध हैं जो यदि हमारे दिल से माने जाएं तो उस रूप में भी तो माना जा सकता है। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, यह बात अकाट्य सत्य है, लेकिन
क्या हनुमान जी अपनी माता के चरण स्पर्श नहीं करते थे? क्या हनुमान जी सीता मैया के चरण स्पर्श नहीं करते थे? तो यह बातें कुछ भ्रांतियां पैदा करती हैं। हमें भी उन भ्रांतियों से बाहर आना है। हर बात को एक ही तरीके से लेकर नहीं चलना है। हमें चाहिए कि हम आज सभी को एक समान रूप से देखें, समझें। क्योंकि यदि पुरुष उन्हीं हनुमान जी के मंदिर में गलत तरीके से चला जाता है या वहां जाकर मंदिर के प्रांगण में बैठकर कोई गलत कार्य करता है, तो क्या हनुमान जी दूषित नहीं होती हैं? यह समझने वाली बात है और यह आध्यात्म के विषय की बात है। हम कभी विस्तार से इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो हमारा यहां तात्पर्य था कि हनुमान जी के मंदिर में सेवा करें, केसर का तिलक लगाएं, छाया दान करें। ग्रहण काल में यदि जातक का जन्म हुआ है तो जातक को बासा खाने से बचना चाहिए, नशा करने से बचना चाहिए और झूठा खाना खाने से भी बचना चाहिए। चंद्र है, मन है। अब यहां पर अक्सर आप देखते होंगे लोग शराब क्यों पीते हैं? उसमें से अधिकतर लोगों का जो लॉजिक होता है, जो समस्या होती है, वह टेंशन की होती है। आज बहुत टेंशन है, सोचता हूं थोड़ी पी लेता हूं। टेंशन है तो चंद्र खराब है और ऐसे में नशा करना उसे और अधिक खराब करना है। तो नशे से बचना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन भी ऐसे जातकों को नहीं करना चाहिए जो पहले से ही खराब चंद्र के फल भुगत रहे हैं। आने वाले समय में भी यह खराब फल प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए इन सब बातों से तो बचना ही चाहिए। अब हम चंद्र के उपाय करते हैं, चंद्र को ठीक करने के लिए उपाय करते हैं। अक्सर इस दौरान हम लोग बहुत सी गलतियां करते हैं। वह गलतियां कौन सी हैं? आपके घर में पानी की बहुतायत है, आप जल बर्बाद करते हैं और यह आपसे ग्रह ही करवा रहा होता है, तो भूल कर भी जल को बर्बाद ना करें। अक्सर जिनके चंद्र खराब होते हैं उन्हें रात को दूध पीने की आदत हो जाती है। यह चंद्र को और अधिक खराब करता है। तो रात को भूलकर भी दूध नहीं पीना चाहिए। यानी कि सूर्यास्त के बाद जिनके चंद्र खराब है उन्हें तो बिल्कुल भी दूध नहीं पीना चाहिए। दूध का व्यापार भी नहीं करना चाहिए। दूध क्या, जो द्रव पदार्थ होते हैं, लिक्विड जिसको कहते हैं, इन सब वस्तुओं का भी जातक को व्यापार नहीं करना चाहिए। चंद्र खराब है तो किराने से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं उनका व्यापार भी जातक को नहीं करना चाहिए। और अक्सर ऐसा होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान के साथ पहले से ही समस्याएं चल रही हों तो उसका मन भी उसी प्रकार के कार्य करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो इनसे बचना है। अब यदि आपने चंद्र को ठीक करने के लिए, चंद्र के अशुभ फलों को दूर करने के लिए, चंद्र के अच्छे फल प्राप्त करने के लिए रुद्राक्ष धारण कर रखा है, रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी है, तो ऐसे में आप कुछ गलतियां अक्सर कर बैठते हैं। रुद्राक्ष की माला को यदि आपने धारण कर रखा है तो सोते समय इस माला को अपने गले से उतार दें, अन्यथा मन और अधिक विचलित होगा। आप सिरहाने के नीचे रख लें, नींद अच्छी आएगी। और यदि आपने रुद्राक्ष धारण कर रखा है तो भूल कर भी मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। क्योंकि यहां आप यदि साइंटिफिक तरीके से भी देखेंगे तो कुछ ऐसी रश्मियां हैं जो आपके जीवन में नुकसान कर सकती हैं। इसलिए रुद्राक्ष धारण करने के उपरांत यह गलती भी आपको नहीं करनी चाहिए।
आप सामान्य शब्दों में समझ सकते हैं कि रुद्राक्ष अशुद्ध हो जाता है और जो फल आपको प्राप्त होने चाहिए वह प्राप्त नहीं होते हैं। चंद्र खराब होने की स्थिति में अक्सर ग्रह कलेश होता है। याद रखिए, यदि आप ग्रह कलेश करते हैं तो आपका चंद्र और अधिक खराब फल देगा। तो भूल कर भी ग्रह कलेश में भागीदार ना बने, आप वहां से दूर हटने की कोशिश करें, ग्रह कलेश को शांत करने की कोशिश करें, वाणी पर अपने नियंत्रण रखें, क्योंकि जब मन खराब होगा तो वाणी भी कभी कभी कड़वी हो जाती है। स्त्रियों का सम्मान करें, अपमान भूल कर भी ना करें। अब चूंकि चंद्र आपके चतुर्थ भाव का कारक है, सुख भाव का कारक है, माता का कारक है, स्त्रियों का कारक है, स्त्री कारक ग्रह के रूप में हम चंद्र को और शुक्र को ही तो देखते हैं। ऐसे में आप स्त्रियों का अपमान कर रहे हैं। स्त्रियों से आपको नुकसान होता है यदि चंद्र खराब है, और उनका अपमान करने से जो आप उपाय कर रहे हैं उनके फल भी आपको सकारात्मक प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसे में आपका चंद्र और अधिक खराब हो गया, आपको उपायों का कोई फल प्राप्त हो ही नहीं रहा। स्त्रियों को अपमान ना करें, माता का अपमान बिल्कुल ना करें। और यदि ग्रहण काल की बात हो रही है तो हम माता और पिता दोनों के ही संबंध में यह बात कहते हैं कि दोनों से ही आपके संबंधों में कुछ खटास आ सकती है। तो कोशिश तो यही करनी चाहिए आपको कि आपके द्वारा माता और पिता दोनों का ही अपमान ना हो, क्योंकि अपमान यदि आप अपने से बड़ों का किसी का भी करते हैं तो आपके ग्रह आपसे रूठ जाते हैं। आप श्राद्ध कर्म करने बैठते हैं, आप पूर्ण श्रद्धा के साथ श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं। आप श्राद्ध कर्म को सिर्फ श्राद्ध के दिन चल रहे हैं और मुझे श्राद्ध करना है, यह सोचकर आप श्राद्ध कर रहे हैं। श्राद्ध को आप पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विधि के साथ में नहीं कर रहे हैं, तब भी आपका खराब चंद्र और अधिक खराब फल देता है। अपने पूर्वजों का अपमान भूल कर भी ना करें, क्योंकि यह भी आपके खराब चंद्र की निशानी है और खराब चंद्र को और अधिक खराब करने का कारण बन जाता है। अब चूंकि हमने कहा चतुर्थ भाव, ग्रह कलेश की बात की, तो पारिवारिक सदस्यों को भी तो यहीं से देखा जाता है। तो आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में किसी प्रकार का धोखा ना करें। अक्सर खराब चंद्र में जातक के साथ में यह स्थितियां बनती हैं कि वह अपने पारिवारिक सदस्यों को ही धोखा देने के लिए मजबूर हो जाता है। अब आपको पता है कि आपका चंद्र खराब है, खराब फल दे रहा है, आप उसके उपाय कर रहे हैं और आप देखते हैं कि आपको उपाय लग नहीं रहे हैं। तो ढूंढिए कि हमने जो इतने कारण बताए हैं वहां आप किस जगह चूक रहे हैं। इससे आपका ना सिर्फ चंद्र मजबूत होगा, बल्कि आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में जो समस्याएं दिखाई दे रही हैं वह समस्याएं स्वतः ही कम होने लगेगी। बाकी हम सभी को उपाय यह बताते ही हैं कि आप अपने से बड़ों का सम्मान करें, जनता की सेवा करें, असहायों की मदद करें, किसी को भी धोखा ना दें, ठग के पैसा ना कमाएं। आप कमाएंगे, आपसे बड़े ठग बैठे हुए हैं आपसे कमाने के लिए। कहीं ना कहीं वो पैसा गलत कार्यों में निकल जाएगा, कहीं ना कहीं वो पैसा अपव्यय हो जाएगा, आप वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। अक्सर हमने लोगों को यह कहता हुआ सुना है कि जो व्यक्ति गलत तरीके से धन कमाता है वही धनिक होता है। क्षमा कीजिए, क्या धन ही सब कुछ है? आप उनके जीवन में झांक कर देखिए कि धन तो वह कमा लेते हैं और उसका सुख भी ले रहे होते हैं। यह उनके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का फल हो सकता है कि उन्हें धन का सुख प्राप्त हुआ, लेकिन उनके जीवन में और जो पहलू हैं वहां जरा झांक कर देखिए कि उनका कौन सा पहलू है जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और वह इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे कर्म करने हैं जो उनके
खराब ग्रह उनसे करा रहे हैं और ऐसी परिस्थितियों में वह स्वयं से अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। सीधी सी बात है, एक उदाहरण के तौर पे समझिए। आपके माता पिता हैं, आप उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, यानी आप जिस प्रकार का व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं, आपके लिए उस व्यवहार की तैयारी हो रही होती है। आप समझदार हैं, समझें इस बात को। यह हमारा चंद्र का विश्लेषण है। यहां पर जो हमने आपसे कहा, जो गलतियां आपको नहीं करनी है, उन गलतियों को आपने समझ लिया। और इन गलतियों में जो सबसे बड़ी गलती वो यही है, अपने माता पिता का अपमान आप भूल कर भी ना करें, क्योंकि इससे आपका सूर्य और चंद्र दोनों ही खराब फल देंगे। और यह दोनों ग्रह आपकी कुंडली का आधार है, क्योंकि सूर्य यदि आत्मा है तो चंद्र मन है, बाकी सारे ग्रह तो तन मन धन है। कोई ज्ञान दे रहा है, कोई धन दे रहा है, कोई आपको बीमारी दे रहा है, कोई बल दे रहा है, लेकिन यदि आपका तन स्वस्थ नहीं, मन स्वस्थ नहीं, तो सारी बातें व्यर्थ हैं। तो सबसे पहले अपने माता पिता का सम्मान करना सीखिए, बुजुर्गों का सम्मान करना सीखिए, किसी का अपमान तो भूल कर भी ना करें। मन, कर्म और वचन से यदि आप किसी को कष्ट पहुंचाते हैं तो आप तैयार रहिए, यह आपके साथ भी होने वाला है। कब होगा, यह भविष्य के गर्त में छुपी हुई बात है। आप इन सब बातों को अपने जीवन में यदि उतार लेते हैं तो यकीन जानिए आपका चंद्र भी अच्छा होगा, सूर्य भी अच्छा होगा, और सारे ग्रह जो खराब फल दे रहे हैं वह मजबूर हो जाएंगे आपको अच्छे फल देने के लिए। हमने ऐसी कोई कुंडली नहीं देखी कि जहां कोई ना कोई समस्या जुड़ी ना हो। समस्याएं आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन यह तभी होता है यदि आपने अपने ग्रहों को साध रखा है अपने कर्मों से। ग्रह आएगा, आपको मानसिक पीड़ा देगा, आपका मन मजबूत है, आप उस पीड़ा को झेल जाएंगे। ग्रह आएगा, आपको धन का नुकसान देगा, आपका मन मजबूत है, आप उस पीड़ा को भी झेल जाएंगे और सुख की ओर अग्रसर हो जाएंगे। उम्मीद है कि जो जानकारी आज हमने आपको उपलब्ध कराई है वह आपको उपयोगी लगी होगी, सटीकता के नजदीक लगी होगी, गहराई को छूती हुई लगी होगी। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले जो ज्ञान के वीडियोस हैं वह आप तक समय से प्राप्त हो सके। आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए, कोई भी ज्ञान की बात आपसे छूटने ना पाए। अगले वीडियो में हम, यानी कि इस श्रृंखला के अगले वीडियो में हम मंगल ग्रह की चर्चा प्रारंभ करेंगे। वही हमारा सिस्टम रहेगा कि पहले हम इस बात को समझेंगे कि मंगल किस प्रकार से जीवन में फल देता है, यानी कि यदि आपकी कुंडली नहीं है तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आपका मंगल खराब फल दे रहा है, अशुभ फल दे रहा है, पीड़ित है, निर्बल है। तदुपरांत हम कुंडली में किस प्रकार से मंगल को देखते हैं और मंगल की पीड़ाओं को समझते हैं वह समझेंगे, और अंततः हम उन सावधानियों की बात करेंगे जो मंगल से संबंधित हैं। सारी बातें इसी प्रकार की हैं। यदि आप यहीं से इशारा ले जाएं तो आप हर क्षेत्र में सफल हो जाएंगे। मंगल ग्रह के वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं